हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग मॉर्टन कैप्लन का व्यवस्था उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मॉर्टन कैप्लन का विशेष योगदान है। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनिर्णायक विशेषता बताई है। कैप्लन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण कई संवैधानिक मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पद्धति के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट एवं आवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व है। द्वितीय मान्यता यह है कि ये व्यवहार समुच्चय का रूप इसलिए धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में अनिष्ट आंतरिक संबंध होता है तथा इनसे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति होती है। तृतीय मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के समुच्चय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों और संस्थाओं के चरित्र एवं उनकी विशेषताओं को इंगित करता है। चतुर्थ मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कई तत्वों जैसे सैनिक तथा आर्थिक क्षमता, संचार तथा सूचना तकनीकी परिवर्तन, जनसांख्यिकी परिवर्तन आदि तत्वों से संबंध रहते हैं और इनके संबंधों को दर्शाया भी जा सकता है। कैप्लन का यह भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए शारीरिक बल कम से कम आखिरी उपाय के तौर पर काम में लिया जाना चाहिए। इन सभी मान्यताओं के आधार पर कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में 6 प्रतिमानों की कल्पना की है, जो इस प्रकार है। 1. शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित शक्ति संतुलन सिद्धांत से मिलती जुलती है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राज्य व्यवस्था का मुख्य अंग होती है, अतः राष्ट्रीय हितों की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों के बीच स्पर्धाओं एवं संघर्षों का अस्तित्व रहता है। कोई एक राज्य अथवा राज्य समूह अत्यधिक शक्ति ग्रहण न करे, इसके लिए विभिन्न राष्ट्र सदैव सजग रहते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जगत में यथास्थिति बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन का निर्माण करते हैं। मॉर्टन कैप्लन ने शक्ति संतुलन व्यवस्था के परिवर्तन रूप को 2 ध्रुवीय व्यवस्था कहा है। सेकंड, स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था। शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था की व्यवहार में स्थापना नहीं हो सकती और उसके स्थान पर काफी समय तक विश्व राजनीति में अस्थिरता रहने के बाद स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित शक्ति व्यवस्था धीरे धीरे स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था बनती गई। यदि विश्वव्यापी उद्देश्यों का समर्थन करता अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन करता है तो यह व्यवस्था विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रूपांतरित हो जाएगी। थर्ड, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था एक तरह से स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरित रूप है, जिसमें गैर गुटीय तथा विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक सदस्यों का या तो पूर्णतः लोप हो जाता है या वे महत्वहीन हो जाते हैं। इस व्यवस्था में मध्यस्थीकरण के संबंध भूमिकाओं का अभाव होता है, जिससे तनाव के बढ़ने की संभावना रहती है। यही कारण है कि कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में स्थायित्व का अभाव रहता है। 4. विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था में आवश्यकताओं के कार्यों का विस्तार करने से बनता है।
इसमें विश्वव्यापी कर्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ इतना शक्तिशाली होता है कि राष्ट्रीय कर्ताओं के मध्य होने वाले युद्ध को रोक सके। इस व्यवस्था में विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ताओं तथा गैर गुटीय कर्ताओं का प्राबल्य रहता है। जब तक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पास समुचित शक्ति का अभाव रहेगा, तब तक यह व्यवस्था स्थायी नहीं बन सकती। इसका स्थायित्व इस तथ्य पर निर्भर करता है कि इसकी क्षमताओं एवं राष्ट्रीय कर्ताओं की क्षमताओं में सही अनुपात है या नहीं। 5. सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सोपानीय व्यवस्था भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इसमें संगठन के भौगोलिक तत्व की अपेक्षा तत्व अधिक सुदृढ़ होते हैं। इसमें एक विश्वव्यापी कर्ता प्रायः सारे विश्व को समेट लेता है और केवल एक राष्ट्र बाहर रह जाता है। यदि वह किसी निरंकुश राज्य जैसे किसी राष्ट्रीय कर्ता द्वारा की गई विश्व विजय का परिणाम है तो निर्देशात्मक होगी, और यदि यह प्रजातांत्रिक देशों में प्रचलित नियमों पर आधारित है तो गैर निर्देशात्मक कहलाएगी। एकीकरण की अधिकतम मात्रा के कारण इस व्यवस्था में काफी स्थायित्व रहता है। 6. इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सार तत्व यह है कि हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने की क्षमता रहती है। इसमें सभी कर्ताओं की क्षमता लगभग समान होती है। यदि एक कर्ता दूसरे पर आक्रमण कर विजयी बनना चाहता है तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब सब कर्ताओं के पास इस तरह के हथियार जैसे आणविक शस्त्र हो जिनसे प्रत्येक कर्ता दूसरे को नष्ट करने में समर्थ हो सके। छात्रों, आगे हम इसके आलोचना के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कैप्लन के व्यवस्था निकाय सिद्धांत की प्रशंसा के बजाय आलोचना ही अधिक हुई है। इसकी कई तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है, जो इस प्रकार है। 1. कैप्लन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 प्रतिमानों में विभाजन वस्तुतः इस प्रकार से मनमाना बंटवारा है। इस प्रकार से तो कोई भी शक्ति प्रतिमानों की संख्या अन्य ढांचे से कम ज्यादा कर सकता है। 2. कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 6 प्रतिमानों को 2 भिन्न कसौटियों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा है। पहली कसौटी यथार्थवादी है। इसके आधार पर शक्ति संतुलन व्यवस्था और स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था वास्तविक प्रतिमानों की श्रेणी में आती है। दूसरी कसौटी आदर्शवादी या यूरोपियन है। इसके आधार पर अन्य 4 प्रतिमान संभव प्रतिमानों की श्रेणी में आते हैं। इन संभव प्रतिमानों के आधार पर कैप्लन ने भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक सामान्य सिद्धांत बनाने का प्रयत्न किया है, जबकि भविष्य की संभावनाएं व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। 3. कैप्लन की यह मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्रमशः पहले से छठे की ओर चलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार कैप्लन प्रक्रिया निकाय सिद्धांत अपनाता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि कैप्लन के सिद्धांत के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक दूसरे से प्रतिमानों में बदल दी जाती है। 4. कैप्लन की मान्यता है कि स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था से जो परिवर्तन होगा वह कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरण बहु द्विध्रुवीय व्यवस्था में होना चाहिए। अब शक्ति के मात्र 2 ही केंद्र अमेरिका और रूस नहीं रह गए हैं,
बल्कि शक्ति के अनेक केंद्रों का उदय हो गया है। ऐसी स्थिति में स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदलेगी। 5. कैप्लन का यह मानना है कि विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदल जाएगी, जिसमें सिर्फ एक राष्ट्र सार्वभौमिकता के रूप में रह जाएगा। ऐसा परिवर्तन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पूर्ण जीवित हो जाने पर ही संभव है। 6. कैप्लन की योजना में छठी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इकाई वीटो व्यवस्था है। इसमें इस प्रकार के घातक अस्त्रों का अस्तित्व होगा कि कोई भी राष्ट्र स्वयं नष्ट कर देने में समर्थ होगा। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें प्रत्येक राज्य के पास अपनी निषेधाधिकार होगा, अर्थात स्वयं के निर्णय ही अंतिम निर्णय होंगे। अब अंतिम में छात्रों हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं। कैप्लन के 6 प्रतिमानों में से कुछ प्रतिमानों की सार्थकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देती है। शक्ति संतुलन वाला प्रतिमान किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था को स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि 2 प्रमुख कर्ताओं अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में अधिक शक्ति थी और निर्गुट राज्यों के कारण इन दोनों कर्ताओं की शक्ति स्थिर पड़ गई थी। आज परमाणु देशों की बढ़ती हुई संख्या से हम इकाई वीटो व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार छात्रों हम लोग मार्टिन कैप्लन के 6 प्रतिमानों की चर्चा करके उसके व्यवस्था उपागम को आसानी से समझ सकते हैं।